हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन को स्टडी करने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन को देखने से पहले हम ड्रग के एब्जॉर्प्शन के डिफिनेशन को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट अनचेंज ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इज नोन एन एब्जॉर्प्शन। मतलब क्या होता है फ्रेंड, ड्रग का जो मूवमेंट है वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से होकर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचने तक जो मतलब प्रोसेस होता है उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो आइए फ्रेंड, आज के मेन टॉपिक पे आते हैं जो है फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। इसमें से हम पहले क्लासीफाई करते हैं फ्रेंड कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग को एब्जॉर्प्शन होने में अफेक्ट करते हैं। जिसमें से हमारा पहला देखते हैं फ्रेंड, फिजियोलॉजिकल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होता है फ्रेंड कि जितने भी बॉडी रिलेटेड यानी पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं उसको हम फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स कह सकते हैं। सेकेंड है फ्रेंड फिजियोकेमिकल फैक्टर्स। फिजियोकेमिकल होता है फ्रेंड कि अपने ड्रग से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं वो फिजियोकेमिकल फैक्टर्स में आते हैं, यानी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है ड्रग की वो फिजियोकेमिकल फैक्टर्स में आते हैं। थर्ड है हमारा फ्रेंड फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स। फार्मास्यूटिकल फैक्टर यानी कि फॉर्मुलेशन में कौन कौन से जब हम ड्रग को फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं, तो उस समय हम एक्सीपेंट्स की यूज करते हैं जैसे कि कलरिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, सरफेक्टेंट। तो उनकी वजह से क्या एब्जॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट होता है उसकी हम स्टडी इसमें करेंगे। अब आइए फ्रेंड्स, एक एक करके हम इन फैक्टर्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। जिसमें से हमारा पहला था फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स फ्रेंड कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड हैं इनको हम देखते हैं। तो जिसमें से हमारा पहला आता है एज, सेकेंड आता है गैस्ट्रिक इम्पेटिंग टाइम, थर्ड आता है इंटेस्टाइनल ट्रांसिट, फोर्थ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच, फिफ्थ डिजीज स्टेट, सिक्स्थ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट्स और लास्ट प्री सिस्टमेटिक मेटाबॉलिज्म। ये जो जितने फैक्टर्स हैं फ्रेंड ये हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन को कैसे अफेक्ट करते हैं इनको आगे हम स्टडी करने वाले हैं एक एक करके। जो एब्जॉर्प्शन होता है फ्रेंड वो एज के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मतलब क्यों डिपेंड करता है ये देखते हैं हम फ्रेंड। जैसे कि इन्फेंट्स में क्या होता है, गैस्ट्रिक जो पीएच होता है वो काफ़ी हाई होता है, एडल्ट्स में नॉर्मल होता है और एल्डर जो पर्सन होता है उसमें भी हाई होता है। इंटेस्टाइनल सरफेस एरिया जो होता है उसमें इन्फेंट्स में लो होता है, एडल्ट्स में मोर होता है और एल्डर जो पर्सन होता है उसमें भी लो होता है। अब यहाँ पे इंटेस्टाइनल सरफेस एरिया की बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड। जो मतलब पेशेंट रिलेटेड जो फैक्टर्स में आते हैं वो इनमें से इंटेस्टाइनल जो सरफेस एरिया है ये हमने इंक्लूड नहीं कर रखा है, लेकिन इंटेस्टाइनल सरफेस एरिया आप इंक्लूड कर लेना चार्ट में कि इंटेस्टाइनल जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया देखते हैं तो वो काफ़ी बड़ा होता है। जो सरफेस एरिया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो काफ़ी बड़ा होता है कंपेयर देन स्टमक के। ठीक है फ्रेंड, तो स्टमक के सरफेस एरिया से स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया काफ़ी बड़ा होता है, तो ड्रग को ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है एब्जॉर्ब होने के लिए। ठीक है फ्रेंड, अगर मान लीजिए कि आप सरफेस एरिया काफ़ी छोटा है और तो ड्रग हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन अगर सरफेस एरिया काफ़ी बड़ा है तो ड्रग जो एब्जॉर्प्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं ब्लड फ्लो को। ब्लड फ्लो में क्या होता है फ्रेंड, ब्लड फ्लो टू जीआईटी यानी कि इन्फेंट्स में जो होता है वो काफ़ी लो होता है, एडल्ट्स में नॉर्मल होता है और एल्डर जो पर्सन होता है उसमें भी लो होता है। ठीक है फ्रेंड, तो इन सारी बातों को अगर ध्यान में रखें तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो इन्फेंट्स में अल्टर्ड पैटर्न में होगा, एडल्ट्स में नॉर्मल होगा, एल्डर पर्सन में जो होगा वो इम्पेयर्ड होगा, बिगड़ा हुआ होगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमने अभी आपको बताया कि इंटेस्टाइनल जो सरफेस एरिया है काफ़ी ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ये फ्रेंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट गैस्ट्रिक एम्पटिंग। गैस्ट्रिक एम्पटिंग क्या होता है फ्रेंड, ये पैसेज होता है स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने में ड्रग को कितना समय लगता है उसे कहते हैं गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम। गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम जो होता है फ्रेंड वो जितना ज़्यादा होता है उतना लेट हमारा ड्रग एब्जॉर्ब होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन उतना कम होता है। गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम ज़्यादा, एब्जॉर्प्शन कम। गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम कम, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा। यानी कि गैस्ट्रिक एम्पटिंग जितना फास्ट होगा, जितना हमारा ड्रग स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा उतना ही जल्दी वो एब्जॉर्ब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है फ्रेंड, गैस्ट्रिक एम्पटिंग इज डिलेड व्हेन को एडमिनिस्ट्रेटेड विद फूड। अगर ड्रग जो है वो खाना खाने के बाद तुरंत दिया गया है तो मतलब कि को एडमिनिस्ट्रेट कर दिया गया है फूड को पहले ही, तो हमारे जो स्टमक में जो जगह है वो ड्रग के लिए वो बहुत कम हो जाएगी
जैसे कि हमारा ड्रग पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, पूरी तरह से फ्लूइड में सॉल्युबल नहीं हो पाएगा, उससे कि उसके एब्जॉर्प्शन पे असर पड़ेगा। ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को अफेक्ट करते हैं? तो हमारा आता है वॉल्यूम ऑफ मील, कंपोजिशन ऑफ मील, फिजिकल स्टेट एंड विस्कोसिटी ऑफ मील, टेम्परेचर ऑफ मील, बॉडी पोस्चर, एक्सरसाइज, डिजीज स्टेट, ETC। ठीक है फ्रेंड। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं कि स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने में जितना समय लगता है उसको हम गैस्ट्रिक एम्पटिंग बोल रहे हैं। कि अगर वो गैस्ट्रिक एम्पटिंग ज़्यादा होगा, गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम ज़्यादा होगा, सॉरी, तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम ज़्यादा होगा यानी कि उसको स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचने में जो टाइम है वो ज़्यादा लगा, तो जब तक वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगा नहीं तब तक वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर उसको ज़्यादा समय लग रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचने में तो हमारा एब्जॉर्प्शन जो होगा उतना ही कम होगा। ठीक है फ्रेंड। अगर उतना ही देरी से होगा, लेकिन अगर वो फास्ट पहुंच रहा है तो उसका हमारा एब्जॉर्प्शन जो होगा उतना ही जल्दी होगा, उतना ही अच्छे से होगा। ठीक है फ्रेंड। हमारा नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल ट्रांसिट टाइम। इंटेस्टाइनल ट्रांसिट टाइम क्या होता है फ्रेंड? स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड मोस्ट ऑफ ड्रग्स। मतलब हम जानते हैं कि इंटेस्टाइन जो है ड्रग के लिए वो मेजर एब्जॉर्प्शन साइट है। ठीक है फ्रेंड। तो अगर हमारा ड्रग इंटेस्टाइन में जाने के बाद अगर वहाँ पे वो कुछ देर रहता नहीं है, कुछ देर अगर जल्दी निकल गया, वो एनएस में पहुँच गया, तो उससे क्या होगा कि हमारा एब्जॉर्प्शन जो होगा वो अच्छे से नहीं होगा। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम देना चाहिए, इंट्रैक्शन होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन का और हमारे ड्रग का। ठीक है। तो उसी को हम इंटेस्टाइनल ट्रांसिट टाइम कहते हैं कि कितना समय हमारा ड्रग कितने समय बाद इंटेस्टाइन से गुजरता है या कितनी समय हमारे ड्रग जो इंटेस्टाइन में रहता है उसको हम इंटेस्टाइनल ट्रांसिट टाइम कहते हैं। ठीक है। लॉन्ग इंटेस्टाइनल ट्रांसिट इज डिजायरेबल फॉर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जितना इंटेस्टाइनल ट्रांसिट टाइम ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा होगा, क्योंकि वो ड्रग अगर जितना ज़्यादा समय रहेगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। अगर वो फटाक से निकल गया तो एब्जॉर्प्शन जो होगा वो कम होगा। थोड़ा सा एब्जॉर्ब हुआ था ड्रग, तब तक वो स्क्रीट आउट हो गया शरीर बॉडी से, तो उसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन कम होगा। यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, लॉन्ग इंटेस्टाइनल ट्रांसिट टाइम इज डिजायरेबल फॉर द कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ठीक है। डिले इन इंटेस्टाइनल ट्रांसिट इज डिजायरेबल फॉर ड्रग दैट डिजॉल्व ओनली इन इंटेस्टाइन। जो इंटेरिक कोटेड जो टैबलेट्स होते हैं, आप जानते हैं कि जो इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स होते हैं वो हमारे स्टमक की जो फ्लूइड होते हैं, जो गैस्ट्रिक फ्लूइड होते हैं, उनसे इंटरेक्ट करके वो ख़राब हो जाते हैं, उनकी मतलब स्टेबिलिटी इन्फ्लुएंस हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि हम उस टैबलेट के ऊपर इंटेरिक कोटेड कर देते हैं, वो क्या होता है कि जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होता है या और सॉल्युबल होता है, डिसोसिएट होता है। तो अगर डिले इंटेस्टाइनल ट्रांसिट टाइम होगा, यानी कि वहाँ उसको ज़्यादा समय अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ड्रग रहता है तभी जाके वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो फिर ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम स्पेसिफिक साइड इन दी इंटेस्टाइन। अगर वो ड्रग ऐसा है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के स्पेसिफिक साइड से एब्जॉर्ब होना है तो वहाँ पे इंटेस्टाइनल ट्रांसिट टाइम ज़्यादा चाहिए रहेगा, ज़्यादा देर उसको वहाँ पे रुकना पड़ेगा ड्रग को। ठीक है फ्रेंड। जैसे कि यहाँ पे इंटेस्टाइनल रीजन मतलब कुछ पार्ट्स होते हैं इंटेस्टाइनल में, उसमें कितना देर ड्रग ट्रांसिट टाइम कितना है उसका वहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है। अब ये फ्रेंड देखते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच क्या होता है फ्रेंड? कि जैसे जैसे हम स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ते हैं तो पीएच बढ़ता है। पीएच बढ़ने का मतलब है कि वो एसिडिक से बेसिक मीडियम की तरफ जाता है। मतलब हमारा स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक मीडियम होता है। ये क्या करता है फ्रेंड? द जीआई पीएच ऑफ फ्लूइड्स की इन्फ्लुएंस द ड्रग एब्जॉर्प्शन इन सर्वल वेव्स। ये कुछ तरीक़ों से ड्रग एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है, जैसे कि डिसइंटीग्रेशन। आप जानते हैं फ्रेंड बहुत से ड्रग ऐसे होते हैं जो एसिडिक मीडियम में डिसइंटीग्रेट होते हैं और बहुत से ड्रग ऐसे होते हैं जो बेसिक मीडियम में डिसइंटीग्रेट होते हैं। डिजोल्यूशन भी सेम है कि बहुत से ड्रग ऐसे होते हैं जो एसिडिक मीडियम में ही डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो एसिडिक मीडियम में डिजोल्व नहीं हो पाते, उनको स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाके डिजोल्व होते हैं। जैसे कि हमारा इंटेरिक कोटेड टैबलेट जो होता है वो एसिडिक मीडियम में वो डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकता, लेकिन वो जब बेसिक मीडियम में जाता है तो वो तुरंत डिसइंटीग्रेट हो जाता है। स्टेबिलिटी पे इफेक्ट आता है फ्रेंड। बहुत से ड्रग ऐसे होते हैं जो पीएच सेंसिटिव होते हैं, जिनके अगर वो हाई एसिडिक मीडियम में आए या तो उससे क्या होता है कि उनकी स्टेबिलिटी चेंज हो जाती है, मानो कि उसके फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है, जिससे कि वो अपना एब्जॉर्प्शन उनका कम होता है। और एब्जॉर्प्शन जैसे कि अगर वो आयनाइज्ड हो गया ड्रग, अगर वो एसिडिक मीडियम से जा रहा है और वो आयनाइज्ड हो गया ड्रग, तो वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता।
ठीक है फ्रेंड। अब आते हैं फ्रेंड, देखते हैं फिजियो केमिकल फैक्टर। फिजियो केमिकल फैक्टर में क्या होता है फ्रेंड? ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट, पार्टिकल साइज, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एमॉर्फिज्म, सॉल्ट फॉर्मेशन ऑफ ड्रग, पीके ऑफ ड्रग। ये जितना होता है, ये हमारे जो फैक्टर्स हैं ये आते हैं फिजियो केमिकल फैक्टर्स में। ठीक है। पार्टिकल साइज आप जानते हैं कि स्मॉल अगर पार्टिकल साइज होगा तो उसकी सरफेस एरिया जो होती है वो बड़ी होती है। स्मॉलर पार्टिकल, हम लोग अगर एक आप बड़े पार्टिकल को ले लीजिए तो उसकी जो सरफेस एरिया होती है वो काफ़ी कम होती है। अगर उसको हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में आप देख लीजिए सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने एक बड़ा पार्टिकल ले लिया तो इसका सरफेस जो एरिया है वो इतना ही है। ठीक है सर, इतना मतलब चारों तरफ से जो एरिया होता है उसको सरफेस एरिया कहा जाता है। सरफेस में जो एरिया है वो बहुत कम है। लेकिन अगर इसको ही हम तोड़ के छोटा छोटा पार्टिकल्स में चेंज कर दें, छोटे पार्टिकल्स में चेंज कर दें, तो इनका जो सरफेस एरिया जो है अब एब्जॉर्प्शन के लिए अगर ये फ्लूइड के इंटरेक्शन में जो है वो काफ़ी जगह होता है इनके सरफेस एरिया में। ठीक है फ्रेंड। तो स्मॉलर ड्रग ऑफ पार्टिकल्स का क्या होता है? स्मॉलर ड्रग ऑफ पार्टिकल्स में क्या होता है कि ग्रेटर द सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है। ठीक है। तो द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द पार्टिकल सरफेस एरिया बाय माइक्रोनाइजेशन। माइक्रोनाइजेशन कहते हैं फ्रेंड कि अगर उसको माइक्रोन में तोड़ दिया जाए, ड्रग को इतना छोटा कर दिया जाए कि वो 0.1 माइक्रोन से छोटा हो जाए या 0.1 माइक्रोन हो जाए तो उसे माइक्रोनाइजेशन कहते हैं। स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी सरफेस एरिया बढ़ा दी जाती है। जो छोटे बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कंपेयर में स्मॉल जो पार्टिकल होते हैं उनकी सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जैसे अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म और एमॉर्फिज्म देख लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं फ्रेंड? जैसे कि आप यहाँ पे एक फिगर है देखेंगे कि हमने पहले हमारा जो मतलब पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, क्रिस्टल और एमॉर्फस फॉर्म आपने सुना होगा। क्रिस्टल में क्या होता है कि एक ठोस यानी कि एक निश्चित डिफाइंड एक स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और जिनमें डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता उन्हें कैसे भी होते हैं वो उन्हें कहा जाता है एमॉर्फस। ठीक है फ्रेंड। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो होता है, लेकिन अगर एक ड्रग कोई है और वो कई सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एग्जिट करता है तो उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। व्हेन सब्सटेंस एग्जिट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म इट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। एक ही सब्सटेंस है, क्रिस्टलाइन फॉर्म एक है उसका, अगर वो कई सारे क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिट करता है तो उसे हम अपना पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले ये स्ट्रक्चर ऐसा था, ठीक है, अब लेकिन ये सेम ड्रग इस क्रिस्टल में भी एग्जिट करता है, इस क्रिस्टल में भी ये स्टेबल है। ठीक है। तो इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। हमारा एमॉर्फस हम देख सकते हैं आपकी एमॉर्फस में क्या होता है कि उसकी कोई स्ट्रक्चर मतलब डिफाइन नहीं होती, उसकी कोई स्ट्रक्चर निश्चित नहीं होती, वो जैसे चाहे वैसे स्ट्रक्चर उनका होता है और वो छोटे छोटे मतलब बहुत ही छोटे छोटे फॉर्म में वो रहते हैं, इनका कोई डिफाइन स्ट्रक्चर नहीं होता। तो आप सोच सकते हैं कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है उनका जो एब्जॉर्प्शन हो वो काफ़ी लेट होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो सॉल्युबलाइजेशन है, जो वो फ्लूइड में सॉल्युबल होते हैं ड्रग, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है उनका सॉल्युबलाइजेशन रेट, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो काफ़ी कम होती है कंपेयर देन एमॉर्फस की। एमॉर्फस की सॉल्युबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, वो जल्दी सॉल्युबल हो जाता है अपने गैस्ट्रिक फ्लूइड में। एमॉर्फिज्म के हम फिर से देखते हैं, दे हैव ग्रेटर एक्वस सॉल्युबिलिटी। आपने अभी देखा कि एक्वस सॉल्युबिलिटी इनकी सबसे ज़्यादा होती है देन द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ फ्रॉम बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ मॉलिक्यूल फ्रॉम क्रिस्टल लैटिक्स इज ग्रेटर देन दैट रिक्वायर्ड फॉर नॉन क्रिस्टल सॉलिड। कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म से अगर उसको मतलब सॉल्युबलाइज होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो बहुत कम होती है एमॉर्फस के लिए। मतलब थोड़ी सी एनर्जी में एमॉर्फस क्या होता है कि सॉल्युबलाइज हो जाता है और इस क्रिस्टलाइन फॉर्म को लैटिक्स में कन्वर्ट करने में, क्रिस्टल लैटिक्स में कन्वर्ट करने में ज़्यादा समय लगता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है फ्रेंड, उसको भी आप ध्यान से रखिएगा। द ऑर्डर, अब हम ऑर्डर देखते हैं कि जो एमॉर्फस होते हैं उनका जो सॉल्युबिलिटी है यानी कि एब्जॉर्प्शन है, सॉल्युबिलिटी के ऊपर एब्जॉर्प्शन डिपेंड कर रहा है, तो एब्जॉर्प्शन जो है वो सबसे जल्दी होता है। उसके बाद मेटा स्टेबल पॉलीमॉर्फिज्म का होता है, उसके बाद स्टेबल पॉलीमॉर्फिज्म का होता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है फ्रेंड पीएच पार्टीशन थ्योरी। ठीक है फ्रेंड, पीएच पार्टीशन थ्योरी में क्या होता है, अनआयनाइज्ड जो ड्रग होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन हाई होता है और आयनाइज्ड जो ड्रग होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन लो होता है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड? क्योंकि हम अगर जो हमारे जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होते हैं वो लिपिड के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, आप जानते हैं, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो इलेक्ट्रॉन को कैरी करने से क्या होता है कि फिर
अगर हमारा ड्रग जो है आयनाइज्ड फॉर्म में है तो अगर इलेक्ट्रॉन के कैरी करने से क्या होता है कि वो या तो रिपेल करेगा या तो अट्रैक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड, तो उससे क्या होता है कि अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है या रिपेल कर रहा है तो उससे कंसंट्रेशन जो होती है उसकी, वो वॉल्यूम जो होता है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि जो पोर्स होते हैं वो इनक्लोज्ड हो जाते हैं, क्लोज्ड हो जाते हैं। डिफरेंट, तो पोर्स को क्लोज्ड होने से वो हमारा जो मतलब ड्रग है वो क्रॉस नहीं कर पाता बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को, इसीलिए जो अनआयनाइज्ड जो ड्रग होते हैं वो हाई एब्जॉर्प्शन होता है उनका, और जो आयनाइज्ड ड्रग होते हैं वो लो एब्जॉर्प्शन होता है। डिफरेंट, तो पीएच पार्टीशन जो हाइपोथिसिस जो थ्योरी है वो क्या कहता है कि जो जिन ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट 100 से ऊपर होता है उनके लिए ये है, और इसमें क्या होता है कि पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ही उनका क्या होता है एब्जॉर्प्शन होता है। सॉल्ट फॉर्मेशन ऑफ ड्रग, सॉल्ट फॉर्मेशन में क्या होता है फ्रेंड, क्या आप जानते हैं कि जो एसिड होता है और बेस होता है उन दोनों को मिलाकर हम सॉल्ट को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस हैव मच हायर एक्वस सॉल्युबिलिटी दैन द फ्री एसिड और बेस। अब हम जानते हैं कि जो वीक एसिड और वीक बेस के जो सॉल्ट होते हैं, ठीक है फ्रेंड, उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो एक्वस में ज़्यादा होती है कंपेयर दैन फ्री एसिड और बेस के। ठीक है, therefore if the drug can be given as a salt, the solubility can be increased and the dissolution can be improved। कहा गया है कि अगर हम ड्रग को सॉल्ट फॉर्म में दिया जाए तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, जिससे कि उसका एब्जॉर्प्शन जो होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है ना, और फार्मास्यूटिकल फॉर्मूला थर्ड है फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स को देखते हैं। फार्मास्यूटिकल में आता है ना मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स, कि मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो हमारा पहला आता है कंप्रेशन फोर्स, कितने कंप्रेशन फोर्स से हम कितने फोर्स से टैबलेट को पंच करते हैं, उसमें आता है कंप्रेशन फोर्स। सेकंड आता है मेथड ऑफ ग्रेन्युलेशन। हम अब जानते हैं कि हम जो ड्रग हो मतलब हमारा टैबलेट जो होता है उसको ग्रेन्युअल्स बनाते हैं, उसके बाद उसको पंच करते हैं टैबलेट फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके बाद आता है नेचर एंड टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट्स, स्टोरेज कंडीशन, कौन कौन सी स्टोरेज कंडीशन है, ये सब हम ये हमारे हेडिंग्स है, इनको हम आगे अच्छे से देखेंगे। मेथड ऑफ ग्रेनुलेशन में देखते हैं फ्रेंड, द मेथड ऑफ ड्राई ग्रेनुलेशन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस टैबलेट दैन डिजोल्व एट फास्टर रेट। अब क्या होता है, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड यूज किया जाता है जिससे कि जो हमारा डिजोल्यूशन रेट होता है वो फास्टर होता है। ठीक है फ्रेंड, अब आइए फ्रेंड देखते हैं कंप्रेशन फोर्स। कंप्रेशन फोर्स में क्या होता है फ्रेंड कि ये इन्फ्लुएंस करता है हार्डनेस को, यानी कि हार्डनेस को बढ़ाता है, डेंसिटी को बढ़ाता है, पोरोसिटी को कम करता है, जिससे कि डिसइंटीग्रेशन, अगर आपका हार्डनेस ज़्यादा है, कंप्रेशन फोर्स आपने ज़्यादा अप्लाई किया है तो डिसइंटीग्रेशन जो होगा वो बहुत कम हो जाता है, डिसोल्यूशन इसका कम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, नेचर एंड टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म में देखते हैं। बायोबिलिटी ऑफ द ड्रग फ्रॉम वेरियस डोजेस फॉर्म इज द, मतलब कि कौन से डोजेस फॉर्म जो होते हैं, जैसे डोजेस फॉर्म होते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, तो कौन से डोजेस फॉर्म का जल्दी एब्जॉर्प्शन होता है और कौन से का कम होता है, उसकी जो बायोएबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि उसके डोजेस फॉर्म के ऊपर बायोएबिलिटी डिपेंड करती है। जैसे कि सोल्यूशन जो है, आप जानते हैं सोल्यूशन यानी कि अगर उसको हमें पेरेंटल रूट से दिया जाए या फिर ओरली भी अगर ले रहे हैं तो जो सोल्यूशन होता है उनको डिसइंटीग्रेशन में तो टाइम लगता नहीं है, वो डायरेक्ट डिजोल्व होते हैं। ठीक है, अगर वो सॉलिड फॉर्म में दिया जाए तो वो डिसइंटीग्रेट होगा, फिर डिजोल्व होगा, उसके बाद वो जाके एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, लेकिन अगर सॉल्यूशन फॉर्म में है तो वो उसको डिजोल्यूशन में टाइम नहीं लगता, सॉरी डिसइंटीग्रेटर में टाइम नहीं लगता, डिजोल्व डायरेक्ट होता है, सॉल्यूशन बनता है उसका और वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद होता है इमल्सन, यानी कि सोल्यूशन जो हमारा है वो सबसे फास्ट एब्जॉर्ब होगा, इमल्सन उसके थोड़ा सा कम, उससे थोड़ा कम कंपेयर देन सोल्यूशन से कम होगा, सस्पेंशन उससे भी कम होगा, एब्जॉर्ब मतलब लेट एब्जॉर्ब होगा, कैप्सूल जो होगा उसको और टाइम लगेगा एब्जॉर्ब होने में, टैबलेट सबसे मतलब उससे भी कम, कोटेड जो टैबलेट्स होते हैं उसको टैबलेट से भी ज़्यादा टाइम लगता है एब्जॉर्ब होने में, इंटेरिक कोटेड को उससे ज़्यादा, और सस्टेन रिलीज टैबलेट को सबसे ज़्यादा। सस्टेन रिलीज टैबलेट क्या होता है, ये मतलब हम लोग कंट्रोल्ड बोल सकते हैं, कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हम वो अगर हमें कोई डिजीज़ है, यानी कि अगर सर जो दर्द है वो 3 घंटे होता है, फिर 3 घंटे बाद कुछ देर के लिए ठीक हो जाता है, फिर होता है, ऐसे कम ड्यूरेशन में होता है, तो उसको क्या करते हैं हम वो सस्टेन रिलीज टैबलेट देते हैं, जिससे कि वो प्रोलॉन्गेड एब्जॉर्प्शन होता है, उसका काफ़ी देर तक स्टमक में रहता है और वो जब ज़रूरत होता है तब एब्जॉर्ब होता है। ठीक है फ्रेंड, अब आता है यहाँ पे हमने चार्ट के थ्रू भी समझा रखा है फ्रेंड कि जैसे ही हम अगर इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज जाएंगे तो वैसे ही हमारा जो
एब्जॉर्प्शन है वो उसको ज़्यादा टाइम लगता है, सॉरी फास्टर होता है, सॉरी यहाँ पे स्लोवेस्ट एब्जॉर्प्शन किसका होता है, टैबलेट का, उसके बाद कैप्सूल का, उसके बाद पाउडर का, उसके बाद सस्पेंशन का, फिर इमल्सन का, फिर सोल्यूशन का। हमने देखा सोल्यूशन का सबसे जल्दी होता है, इमल्सन का उससे ज़्यादा टाइम लगता है, सस्पेंशन का उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, पाउडर्स का और थोड़ा टाइम लगता है, कैप्सूल्स का और टाइम लगता है, और टैबलेट का सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों लगता है, यहाँ पे वो भी दिया गया है बना कि टैबलेट जो होगा वो डिसइंटीग्रेट होगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि डिसइंटीग्रेट होगा, फिर उसके ग्रेनुअल्स में टूट जाएगा, और फिर ग्रेनुअल्स डीअरेंज होगा, फिर वो क्या होगा, फाइन पार्टिकल्स में जाएगा, फिर फाइन पार्टिकल डिजॉल्व होगा, फिर वो ड्रग में ड्रग के साथ ड्रग का सोल्यूशन बनाएगा, फिर वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं फिर वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो कैप्सूल फॉर्म में है तो वो ग्रेनुअल्स में वो डिसोल्यूशन उसका ऑफ सेल हो, सिर्फ सेल का डिसोल्यूशन होगा, और उसके बाद वो ग्रेनुअल्स में आ जाएंगे, ग्रेनुअल्स उसके बाहर आ जाएंगे, और उसके ग्रेनुअल्स आने के बाद वो फाइन पार्टिकल, फिर डिसोल्यूशन, फिर वही जो पैथवे है वो छोटा होता जाएगा। जैसे पाउडर्स के लिए डायरेक्ट फाइन पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट हो गया है, सस्पेंशन में वो फाइन पार्टिकल्स में ही है, ठीक है। इमल्सन में वो डिसोल्यूशन डायरेक्ट जाएगा, ना उसका डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, अरेंजमेंट नहीं होगा, फ्रेंड। सोल्यूशन में तो वो डायरेक्ट ड्रग के सोल्यूशन बन जाएगा, और वो डायरेक्ट ड्रग में ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक फ्रेंड। अब देखते हैं फार्मास्यूटिकल एक्सपेंशन कौन कौन से हैं जो हम यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल जो ड्रग बनाते हैं उसमें। जानते हैं कि आपको जो एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होता है, वो काफ़ी कम अमाउंट में होता है, लेकिन उसमें हमको उसकी टेस्ट को बढ़ाने, उसको टेस्ट को अच्छा करने के लिए, उसकी सुगंध को अच्छा करने के लिए, मतलब उसको लेने योग्य बनाने के लिए हम काफ़ी एक्सिपेंट्स के यूज करते हैं, तो जिससे कि ड्रग और उसके वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, उसको एक शेप देने के लिए, तो कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। मोर द नंबर ऑफ एक्सिपेंट्स इन द डोजेस फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स इट इज़। अब जानते हैं कि अगर हम जितना ड्रग के मॉलिक्यूल को जितना बड़ा करेंगे, उतना मैक्रो करेंगे, उतना ज़्यादा उसको एब्जॉर्प्शन में टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो एक्सिपेंट जितना ज़्यादा हम जोड़ते हैं उसके अंदर, उसकी जो मतलब कॉम्प्लेक्सिटी है वो उतना ही ज़्यादा होती है, ठीक है। अब पोटेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन इन बायोएबिलिटी प्रॉब्लम, तो उसका जो मतलब एब्जॉर्प्शन है, बायोएबिलिटी है, वो काफ़ी कम हो जाएगी, डिफरेंट। एक्सिपेंट्स आर यूज टू इंश्योर द एक्सेप्टेबिलिटी यानी कि एक्सेप्ट करने योग्य बनाने के लिए, फिजियोकेमिकल स्टेबिलिटी उसकी स्टेबिलिटी अच्छा करने के लिए, बायोएबिलिटी अच्छा करने के लिए, फंक्शनेबिलिटी अच्छा करने के लिए ड्रग प्रोडक्ट का, ठीक है फ्रेंड। ये सब अच्छा करने के लिए हमें एक्सिपेंट्स मिलाना ही पड़ता है। जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइलिन फ्रॉम कैप्सूल इज रिड्यूस बाय कैल्शियम फास्फेट ड्यू टू कॉम्प्लेक्सेशन। अगर टेट्रासाइलिन का हम कॉम्प्लेक्सेशन कर दे कैल्शियम फास्फेट के साथ, तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। मोस्ट कॉमन एक्सिपेंट्स कौन कौन से फ्रेंड वो देख लेते हैं। व्हीकल्स यूज किया जाता है, ठीक है। डाइल्यूएंट्स, फिल्ट्रेशन यूज किया जाता है, डिसइंटीग्रेंट्स यूज किया जाता है, सस्पेंडिंग एजेंट सस्पेंड करने के लिए, बाइंडर्स आप जानते हैं कि अगर बाइंडर्स ज़्यादा बाइंड अगर करके रखते हैं ड्रग मॉलिक्यूल को, तो उनको डिसइंटीग्रेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसका एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होने वाला है। कॉम्प्लेक्सेसिंग एजेंट, अगर उसका मतलब कॉम्प्लेक्सेशन ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। सर्फेक्टेंट, हम जानते हैं कि सरफेस एक्टिव एजेंट को डिक्रीज़ करने के लिए, यानी कि उसको अगर कोई ऑयली सब्सटेंस है उसको सॉल्युबल बनाने के लिए हमें सर्फेक्टेंट यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर सर्फेक्टेंट यूज कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है यानी कि एब्जॉर्प्शन में टाइम लगेगा। ल्यूब्रिकेंट्स यूज करते हैं, कलरिंग एजेंट यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब देखते हैं प्रोडक्ट स्टोरेज कंडीशन, कि कौन से कंडीशन में अगर रखा गया है ड्रग तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, कौन से कंडीशन में रखा गया है तो वो कम एब्जॉर्ब होगा, ठीक है फ्रेंड। और नंबर ऑफ चेंजेस इन स्पेशली इन दी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग इन दी डोजेस फॉर्म, ठीक है फ्रेंड, कैन रिजल्ट ड्यू टू एंजिंग एंड अल्टरेशन इन स्टोरेज कंडीशन विच कैन एडवर्सली इफेक्ट बायोअवेलेबिलिटी। अब हम लोग देखते हैं कि अगर स्टोरेज कंडीशन उसकी अच्छी नहीं रखा गया, उसके टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो चेंजेस हो जाएगी। और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर चेंजेस आएगा तो उसके ड्रग एब्जॉर्प्शन पे भी डायरेक्टली चेंज आएगा। प्रेसिपिटेशन ऑफ ड्रग इन दिस सोल्यूशन, पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन एंड हार्डनिंग ऑफ ड्रग लीड्स टू डिक्रीज रेट ऑफ चेंजेस इन ड्रग डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, अगर प्रेसिपिटेट हो गया ड्रग का पार्टिकल साइज, सस्पेंशन उसका मतलब मान लीजिए सस्पेंशन हमने बनाया है वो जाके नीचे सेटल डाउन हो गया, ठीक है, तो उनकी जो
एब्जॉर्प्शन जो है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाती है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। हमने फार्माकोकाइनेटिक्स में देखा था 4 पॉइंट, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ठीक है फ्रेंड, तो हमने एब्जॉर्प्शन के ऊपर स्टडी कर चुके हैं, उसके फैक्टर्स को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट में देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू।